तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपने सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब काफ़ी कम समय बचा है आपके एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान पेपर सेकंड के लिए ये क्लास कर रहे हैं। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और आज हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सीरीज़ आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की जो क्लासें हैं वो काफ़ी सीमित हैं और बहुत ही सटीक क्लासें हम अपने चैनल पर डालते हैं, जहां से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ब्रिटिश शासन के दौरान स्थायी बंदोबस्त लागू करते समय यह मान लिया गया था कि जमींदार भूमि के वास्तविक मालिक हैं और वे किसान के कल्याण का ध्यान रखेंगे, परंतु व्यवहार में यह व्यवस्था असफल सिद्ध हुई। इस असफलता का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो आप लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सभी लोग इसको आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका आंसर करेंगे। आप लोग अपने पास में एक कॉपी और पेन रखिएगा, जिसमें आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि आज के जो 15 क्वेश्चन हम करें इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है तो आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा किसानों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर चुना था तो आपका आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सभी लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर करें। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के या फिर 1857 की क्रांति को लंबे समय तक केवल सैनिक विद्रोह माना गया, लेकिन आधुनिक इतिहासकार ने इसे व्यापक जन विद्रोह कहते हैं। निम्न में से कौन सा तथ्य इस विद्रोह के जन आधारित स्वरूप को सबसे अधिक प्रमाणित करता है? पहला ऑप्शन है आपका अंग्रेज अधिकारियों की हत्या, जबकि दूसरा ऑप्शन है किसानों व तालुकेदारों की भागीदारी, जबकि तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर की भूमिका, चौथा ऑप्शन है दिल्ली पर नियंत्रण। तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपका किसानों व तालुकेदारों की भागीदारी, ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने किया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उदारवादियों का मानना था कि संवैधानिक सुधारों के माध्यम से धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। इस विचारधारा का प्रमुख आधार क्या था? उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। इसका आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सशस्त्र संघर्ष, जबकि दूसरा ऑप्शन है प्रशासनिक सुधारों में विश्वास, जबकि तीसरा ऑप्शन है विदेशी समर्थन, जबकि चौथा ऑप्शन है सामाजिक बहिष्कार। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक सुधारों में विश्वास। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको पढ़िए और आंसर कीजिए एक बार इसका क्या सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन लिखा है भारत का हिमालय क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। यह संवेदनशीलता केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि भूगर्भीय संरचना से भी जुड़ी है। इसका मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर अत्यधिक वर्षा, जबकि दूसरा ऑप्शन है नदी अपरदन, जबकि तीसरा ऑप्शन है प्लेट विवर्तनिक गतिविधि, जबकि चौथा ऑप्शन है ज्वालामुखी चट्टानें। तो आंसर कीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लेट विवर्तनिक गतिविधि, यानी ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने कर लिया है तो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन लिखा है मानसून पवनें भारतीय कृषि की जीवन रेखा मानी जाती हैं। यदि मानसून की वापसी में देरी हो जाए तो सबसे पहला प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ेगा? रबी की फसल पर, खरीफ की फसल पर, बागवानी पर या फिर पशुपालन पर? उम्मीद है इसका आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खरीफ फसल पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही यहाँ पर आपका रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सीटेट से संबंधित आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें मिलने वाली हैं। बहुत ही जल्द आपको बड़ी बड़ी क्लासें भी यहाँ पर मिलेंगी, जिनसे आपके टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है और इसमें नमी धारण करने की विशेष क्षमता होती है। इसी गुण के कारण यह विशेष रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो आपको बताना है काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी
किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है गेहूँ, तीसरा ऑप्शन है कपास, जबकि चौथा ऑप्शन है गन्ना। आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। उम्मीद है आंसर कर लिया होगा आप लोगों ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। काली मिट्टी किसके लिए अच्छी होती है? कपास की फसल के लिए उपयुक्त या फिर अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है? संघीय व्यवस्था को। लेकिन इसे पूरी तरह संघीय नहीं कहा जाता। इस कथन का सबसे ठोस कारण क्या है? पहला ऑप्शन है लिखित संविधान, जबकि दूसरा ऑप्शन है शक्तियों का विभाजन, जबकि तीसरा ऑप्शन है आपातकाल में केंद्र की प्रधानता, जबकि चौथा ऑप्शन है द्विसदनीय संसद। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपातकाल में केंद्र की प्रधानता। उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को एक स्थायी सदन कहा जाता है, फिर भी इसके सभी सदस्य आजीवन सदस्य नहीं होते। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग, आराम से समझिए और इसका सही आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में अब तक बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार आप लोग आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? पहला ऑप्शन है लोकतंत्र को कमजोर करना, जबकि दूसरा ऑप्शन है निरंतरता बनाए रखना, तीसरा ऑप्शन है चुनाव टालना, जबकि चौथा ऑप्शन है केंद्र को शक्तिहीन करना। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निरंतरता बनाए रखना। हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने किया है तो बिल्कुल सही आपका रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य केवल तथ्यों की जानकारी देना नहीं है। निम्न में से कौन सा उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक चरित्र को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? पहला ऑप्शन है तिथियों का ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है नागरिक चेतना का विकास, जबकि तीसरा ऑप्शन है परीक्षा में सफलता, जबकि चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना। आंसर कीजिए सभी लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक चेतना का विकास। क्या होगा? नागरिक चेतना का विकास। अगला आपका क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण में प्राथमिक स्रोतों का प्रयोग छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टि से विकसित करता है। निम्न में से कौन सा स्रोत प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में आएगा? पहला ऑप्शन है आधुनिक इतिहास की पुस्तक, जबकि दूसरा ऑप्शन है शिक्षक के नोट्स, जबकि तीसरा ऑप्शन है समकालीन शिलालेख, जबकि चौथा ऑप्शन है गाइड बुक। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है कि निम्न में से कौन सा स्रोत प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में आने वाला है। आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समकालीन शिलालेख। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मानचित्र कार्य को केवल रेखांकन तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। मानचित्र कौशल विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका इनमें से कौन सा होने वाला है? पहला ऑप्शन है याद करना या फिर याद कराना, दूसरा ऑप्शन है बार बार अभ्यास, जबकि तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान विधि, चौथा ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि। तो मानचित्र कौशल विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका है बार बार अभ्यास कराना, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है परियोजना विधि में छात्र सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इस विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक, निर्णायक, मार्गदर्शक या फिर वक्ता? ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में अब तक बना है। इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है मार्गदर्शक, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य केवल कमजोर छात्रों पर ध्यान देना नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है कि समावेशी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है समान पाठ्यक्रम, जबकि दूसरा ऑप्शन है सभी छात्रों की भागीदारी, जबकि तीसरा ऑप्शन है केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्र, जबकि चौथा ऑप्शन है प्रतियोगिता बढ़ाना। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी छात्रों की भागीदारी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संवाद आवश्यक है। निम्न में से कौन सी विधि इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि संवाद विधि इनमें से कौन सी सबसे उपयुक्त रहेगी। पहला है रटंत अभ्यास,
दूसरा है बहुविकल्पीय प्रश्न, तीसरा है वाद विवाद, जबकि चौथा ऑप्शन है दोहराओ। तो आप इनमें से किसमें संवाद कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वाद और विवाद। क्या हो जाएगा? जब आप बातचीत करेंगे आपस में एक दूसरे से, तभी आपका संवाद होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन लिखा है सीसीई प्रणाली का उद्देश्य परीक्षा केंद्रित शिक्षा को बदलना है। इसका मुख्य फोकस किस पर होता है? अंक पर, रैंक पर, या फिर सतत सीखने की प्रक्रिया पर, वार्षिक परीक्षा पर। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सीसीई इसका मुख्य फोकस किस पर होता है? तो इसका मुख्य फोकस होता है आपका सतत सीखने की प्रक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आज की क्लास के आपके 15 क्वेश्चन। आपको बताना है इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए। क्या आप 12 कर पाए, 10 कर पाए, 14 कर पाए? आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ पर आपको नियमित रूप से सामाजिक विज्ञान की क्लासें मिलती रहेंगी। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।